Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he be चलिए राइट डाउन स्पेसिफिक पावर consumption, specific power consumption. Write down specific power consumption is defined as power consumption per unit volume removal per unit volume removal volume removal rate या material removal rate MRR is given as W width of the chip multiplied by the thickness of chip multiplied by the cutting velocity. Material removal rate is WT1 into cutting velocity. तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन क्या होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन? यार बहुत टाइम लगाते हो भाई आप लोग. हाँ specific power consumption is defined power consumption per unit volume. Power consumption per unit volume यार. ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? What is power consumption? FCVC divided by the volume removal rate. FCVC आपका हो गया पावर कंजम्पशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना है तो इसको वॉल्यूम रिमूवल रेट से डिवाइड करो W T1 into VC, so that is cutting force divided by W into T1. Cutting force divided by W into T1. Write down utilization of पावर. कितना पावर अपन इनपुट देते हैं? FC इंटू VC. क्या होता है भाई इसका FC इंटू VC का? कुछ जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक फेलियर के लिए कंज्यूम हो जाता है. कितना प्लास्टिक फेलियर में खर्च होता है? FS इंटू VS, राइट. और कुछ जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट खर्च हो जाता है तो दैट इज F इंटू V चिप. तो ये वाला जो पोर्शन है FS इंटू VS दैट इज यूटिलाइजेशन. FS into VS is utilization and F into V chip is waste. That amount of energy is wasted. Is that clear? परसेंटेज में निकालना है मेरे को या फ्रैक्शन में निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ पावर, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूटिलाइज
यूटिलाइज्ड क्या होगा? एफएस वीएस डिवाइडेड बाय एफसीबीसी, करेक्ट है? अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन निकालने के लिए मेरे को वीसी कटिंग वेलोसिटी या शेयर वेलोसिटी चाहिए क्या? नहीं, मेरे को चाहिए वीएस बाई वीसी का रेशो, जो कि मैं फाई और अल्फा को यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर हुआ? तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन निकालने आ रहा है तो फिर आप लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन गलत है क्योंकि वेलोसिटी नहीं दिया। वेलोसिटी की मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को चाहिए रेशियो ऑफ वीएस बाई वीसी, और उसको निकालने के लिए मेरे को फाई और अल्फा की वैल्यू की बस जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? चलिए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वेस्ट, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू वी चिप डिवाइडेड बाई एफ सी इंटू वी सी। अगेन टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वी चिप बाई वी सी, व्हाट यू नीड? फाई और अल्फा, राइट? फाई और अल्फा मालूम है तो इन दोनों का रेशियो जो है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। चलिए जी, टूल फेलियर, कैसे कैसे मेरा टूल फेल हो सकता है? क्या? क्रैक, यानी कि मैकेनिकल ब्रेकेज। ठीक बात है, मैकेनिकल ब्रेकेज। और वियर, ठीक बात है। चलिए, वियर आएगा। मैकेनिकल ब्रेकेज, मैं एक चाकू लेके आया और सेब काटने गया तो मेरा चाकू टूट गया, दैट इज मैकेनिकल ब्रेकेज। उसके बाद मैं सेब काट रहा हूँ, सेब तो कटा नहीं लेकिन मेरा चाकू जो है वो बेंड हो गया। बेंड हो गया मतलब क्या हुआ? प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब तुम एक चाकू लेके आए और सेब काटने गए और तुम्हारा चाकू टूट गया, क्या करोगे? एक दुकानदार से आप 100 रुपए का चाकू लेके आए, सेब काटने गए, चाकू टूट गया, क्या करोगे? जाओगे दुकानदार के पास झगड़ा करने के लिए? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे, ठीक बात है। चाकू बेंड हो गया, जाओगे दुकानदार के पास झगड़ा करने के लिए? नहीं जाओगे। सेब काटते काटते चाकू बेंड हो गया, बड़ा ईमानदार आदमी है भाई तू यार, मैं तो जाऊंगा झगड़ा करने। चाकू लेके आया, चाकू बेंड हो गया, जरूर जाऊंगा मैं तो झगड़ा करूंगा। अब साल भर चाकू बढ़िया यूज किया, साल भर चाकू बढ़िया काट रहा था, अब लेकिन उससे सेब नहीं कटता। अब जाऊंगा उससे झगड़ा करने? नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं जाऊंगा? पहले 2 बार में क्यों गया झगड़ा करने? पहले 2 बार मैं इसलिए झगड़ा करने जाऊंगा, अगर मेरा चाकू टूट गया या मेरा चाकू बेंड हो जाता है तो भैया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। आपने चाकू को प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं किया या आपने उसको प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं किया। यानी कि ये 2 टाइप ऑफ जो फेलियर है, मैकेनिकल ब्रेकेज, मेरा टूल बीच से टूट गया या बेंड हो गया, इसमें किसी ना किसी की गलती है। अदरवाइज ये 2 टाइप का जो हमारा फेलियर है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये अगर मैकेनिकल ब्रेकेज हो रहा है या प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट कैन बी एलिमिनेटेड। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप एक लेथ मशीन में आप एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहे हो और वो टूट गया तो 3 जगह पे गलती हो सकती है। प्रॉपर डिजाइन नहीं हुआ होगा, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई होगी, या जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है उसको ऑपरेट करने को नहीं आता। अदरवाइज मेरा टूल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और ना ही उसको बेंड होना चाहिए, राइट। लेकिन एक फेलियर हमेशा होगा जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज वियर।
वियर। अब ये वियर जो है वो बेसिकली वियर एक ऐसा फेलियर है जिसको आप किसी भी कंडीशन में अवॉइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप एक चाकू बनाते हो हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड का और उससे आप सॉफ्टेस्ट मटेरियल बटर को भी कट करोगे ना, तब भी वियर होगा। वो इतना कम वियर होगा जो आपको एनालाइज नहीं होगा, लेकिन वियर तो होगा। तो ये जो फेलियर है टूल का बिकॉज ऑफ वियर, दैट इज अनअवॉइडेबल। तो यहां पे अपन कर क्या सकते हैं? अनअवॉइडेबल है तो छोड़ दें इसको। ये जो फेलियर है ये अनअवॉइडेबल है, तो अनअवॉइडेबल है तो बात ना करें वियर की हम। हाँ, हम इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। ठीक है, राम कथा हम लोग सुनते हैं तो राम नहीं बन सकते, क्या कर सकते हैं? उधर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वियर जो है वो अनअवॉइडेबल है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर हमको इसको मिनिमाइज करना है तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भैया ये वियर हो किस कारण से रहा है, राइट? तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वियर। ये जो वियर का कारण फेलियर है ये अनअवॉइडेबल है, ये होगा ही होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा और रिलेटिव मोशन होगा तो वियर होगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। अब मिनिमाइज करने से पहले आप देखते हैं कि क्या क्या कॉजेस हैं वियर के। वियर का मतलब हिंदी में क्या मतलब हुआ वियर का? धीरे धीरे घिसना। घिसना हिंदी में बोले तो धीरे धीरे घिसना। अब कारण क्या हो सकता है कॉज ऑफ वियर? देयर आर 3 मेजर कॉजेस ऑफ वियर। फर्स्ट, मैकेनिकल वियर। ड्यू टू द relative velocity, मैकेनिकल वियर ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी। और ये एक ऐसा वियर है, ये जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये वियर होगा। कितना भी आप कोशिश कर लें, आप इस वियर को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्या होता है मैकेनिकल वियर? कोई भी सरफेस जो होती है वो एक्चुअली स्मूथ सरफेस नहीं होती है, उसमें पीक्स और वैलीज होते हैं, राइट? अब ये एक सरफेस है, यहाँ पे ये इसके वैलीज हैं और ये इसके पीक हैं। अब दूसरा मटेरियल जो इसके कांटेक्ट में आएगा उसमें भी ऐसी पीक और वैलीज होंगे, उसमें भी ऐसी पीक और वैलीज होंगे, करेक्ट? अब मान लो इस ये वाले मटेरियल को मैं फिक्स कर दिया और इसको अगर मैं मूव करूंगा तो ये जो पोर्शन है ये मोशन के दौरान ये रिमूव हो जाएगा। कभी इस मटेरियल का रिमूव होगा तो कभी इस मटेरियल का रिमूव होगा, लेकिन दोनों मटेरियल में रिमूवल आएगा। अगर मान लो ये वाला मटेरियल ज्यादा हार्ड है तो यहां पे रिमूवल रेट कम होगा, और अगर ये सॉफ्ट है तो इसका रिमूवल रेट ज्यादा होगा, लेकिन रिमूव दोनों साइड से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये पीक और वैलीज जो है इंटरलॉक हो जाएंगे, और जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ये पीक और वैलीज जो है वो एलिमिनेट होंगे। अगर हार्ड मटेरियल है तो उसमें रिमूवल रेट कम आएगा, लेकिन आएगा तो वहां पे भी रिलेटिव मोशन होगा तो उसका भी वियर होगा। क्लियर हुआ ये बात बेटा? समझ में आ रही है ये बात? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, तो एक हमारा हो गया मैकेनिकल वियर, और जिसको हम लिमिट कर सकते हैं, एलिमिनेट कभी भी नहीं कर सकते। जब भी रिलेटिव मोशन होगा मैकेनिकल वियर होगा, राइट? चलिए, सेकेंड इज एडहेशन वियर। एडहेशन वियर it is due to the permanent bounding between two materials
बच्चों ये क्या होता है, दो मटेरियल जब मोशन में हो रहे हैं और टूल जो है वो वर्कपीस पे फोर्स भी अप्लाई कर रहा है या वर्कपीस टूल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट, टेम्परेचर भी है, तो क्या होगा, टूल और वर्कपीस का कुछ हिस्सा आपस में वेल्ड हो जाएगा, यानी कि टूल और आपका जो वर्कपीस है वो आपस में बॉन्ड बना लेगा, जो वेल्डिंग के केस में होता है। वेल्डिंग में क्या होता है, दो मटेरियल्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और वेल्डिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, वेल्डिंग अगर मेरे को करना है तो उसके लिए मेरे को चाहिए होता है हीट और प्रेशर, राइट। वो दोनों चीज़ जो है वो मशीनिंग के टाइम पे अवेलेबल है। आप मशीनिंग कर रहे हो, पावर इनपुट कर रहे हो, वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और टूल और वर्कपीस के बीच में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, थ्रस्ट फोर्स आ रहा है, करेक्ट है। तो ये प्रेशर और हीट के कारण टूल और वर्कपीस जो है वो आपस में एक वेल्ड फॉर्म करेंगे। अब क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, जो पोर्शन वेल्ड हुआ है वो एलिमिनेट भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा। परमानेंट रहेगा तो टूल और आपका वो मूव ही नहीं करेगा। ये जो बॉन्ड बना है ये एटॉमिक लेवल पे बना है, तो जब आप उसको मूव करोगे तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो वो टूल का कुछ मटेरियल अपने साथ में लेके जाएगा। टूल का कुछ मटेरियल गया, इसका मतलब टूल का वियर हुआ। इज दैट क्लियर? इज इट पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ वियर? क्या इस टाइप का जो वियर हो रहा है, एडिशन वियर जो हो रहा है, क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, जीरो कर सकता हूं? हाँ ना, बिल्कुल बात है, एडिशन वियर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो पहले तो अगर आपका जो टूल का मटेरियल है वो इनएक्टिव है तो वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, और बॉन्ड बन क्यों रहा है, हायर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। तो अगर आप टूल ज्योमेट्री सही सेलेक्ट करते हो तो आप कटिंग फोर्स को कम कर सकते हो। कटिंग फोर्स कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, कटिंग फोर्स कम होगा तो हीट जनरेशन भी कम होगा, और इनफैक्ट अगर हीट जनरेशन हो रहा है तो आप सही मात्रा में कूलेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। कूलेंट का इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर को लिमिट कर सकते हैं। तो एडहेशन वियर एक ऐसा वियर है, अगर ये हो रहा है तो ये आपकी गलती है। ये आपने या तो टूल का मटेरियल प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं किया है, या आपने कटिंग कंडीशन, कटिंग इन्वायरमेंट का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया है। सही सिलेक्शन होगा तो एडिशन वियर को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। बात समझ में आई बच्चों? एडिशन वियर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए, मैकेनिकल वियर या एब्रेशन वियर, इसको हम एब्रेशन वियर भी कहते हैं, मैकेनिकल वियर, और इट इज नोन एज द एब्रेशन वियर ऑल्सो। एब्रेशन वियर, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। Now third type of wear which is also very predominant, that is known as diffusion wear. Diffusion wear. Achha, what is diffusion wear? Guess. Guess. क्या है भाई डिफ्यूजन वियर? एग्जाम्पल? एफी के साथ कौन तो एग्जाम्पल दे ना। हाँ, टंगस्टन कार्बाइड में हमने पढ़ा था। टंगस्टन कार्बाइड में अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हो टंगस्टन कार्बाइड टूल को एफी बेस्ड अलॉय की मशीनिंग के लिए, तो टंगस्टन कार्बाइड में जो मोलिब्डेनम है वो डिफ्यूज़ कर जाता है, और आपका टंगस्टन कार्बाइड का टूल जो है वो वियर आउट होता है। तो इसको एलिमिनेट आप कर सकते हो, आप प्रॉपर कोटिंग कर लो, करेक्ट है। या फिर आप वो मटेरियल सेलेक्ट करो कटिंग टूल के जो एफी के साथ, या जो मेरा वर्क पीस है उसके साथ में उसका कोई रिएक्शन ना हो। तो ये डिफ्यूजन वियर भी एक प्रिडोमिनेंट कॉज ऑफ वियर है, लेकिन इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो जो टूल का फेलियर का मेन कारण है दैट इज द अब्रेशन वियर, जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। बाकी सारी चीजें जो है फेलियर की उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए,
चलिए, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टूल लाइफ. टूल लाइफ, अगर अपन इसके डेफिनेशन देखें तो इट इज द टाइम of machining between two regrind or tool change. रीग्राइंड क्या होता है? जैसे आपका, अब देखिए वो चाकू को आप यूज़ करते हो तो आता है वो रीग्राइंड करने के लिए, चाकू को रीग्राइंड करने के लिए आता है. तो अगर आपका हाई स्पीड स्टील का टूल होता है तो उसको अपन चेंज नहीं करते हैं बच्चों. वो जब वियर आउट हो जाता है तो उसको अपन ले आके उसकी रीग्राइंडिंग कर लेते हैं और उसको हम फिर यूज़ करते हैं. तो रीग्राइंडिंग करने जा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, यानी कि एक बार मैंने रीग्राइंड किया और फिर जितने टाइम तक मैंने मशीनिंग करी वो उसका टूल लाइफ हुआ, राइट. अगर अपन इंसर्ट्स यूज़ करते हैं और इंसर्ट, जैसे सिरामिक का हमने इंसर्ट यूज़ किया, वो इंसर्ट अगर फेल हो गया तो अपन उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसकी जगह नया इंसर्ट अप्लाई कर लेते हैं. करेक्ट है. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि टूल लाइफ का यूनिट क्या होगा. टूल लाइफ का यूनिट क्या होगा? इट इज द टाइम ऑफ मशीनिंग बिटवीन टू रीग्राइंड्स और टूल चेंज. व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ टूल लाइफ? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? टाइम की यूनिट होगी. ठीक बात है. ध्यान देने की बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा इस चीज़ को ध्यान में देना, क्योंकि क्वेश्चन आता है और आप लोग ना टाइम की यूनिट में कन्वर्ट करने के चक्कर में एक छोटे से क्वेश्चन को बहुत लेंदी कर देते हो. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिंपली बोल रहा है इट इज़ द टाइम ऑफ मशीनिंग बिटवीन टू रीग्राइंड्स. तो मेरे को टूल लाइफ जो है वो मिनट में एक्सप्रेस करना चाहिए, मेरे को इसको मिनट्स में एक्सप्रेस करना चाहिए. तो ऑब्वियसली एक और जो कॉमन यूनिट है वो मिनट में ही आएगा. 50 मिनट मैंने मशीनिंग करी, उसके बाद जाके मैंने टूल चेंज किया. करेक्ट है. तो इसकी यूनिट मिनट ही होगी. लेकिन मिनट होगी, मिनट ही होगी ये जरूरी नहीं है. क्यों भाई? मिनट नहीं होगी तो और क्या हो सकता है? अरे बाबा वो एक ही बात होगी रे चचा. सेकेंड, आवर, डे, ईयर. टाइम की यूनिट के अलावा और क्या यूनिट हो सकती है? तो हो गया ना टाइम यार. नंबर ऑफ साइकिल्स बोले तो देखो, अगर अपन किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग टूल लाइफ जो है वो मिनट्स में नहीं नापते. अब मान लो एक आइडेंटिकल मेरे को जॉब्स बनाने हैं. करेक्ट है. आइडेंटिकल मेरे को 10 मेरे को एक पर्टिकुलर डायमीटर ऑफ शाफ्ट को मेरे को मशीन करना है. तो मैं 10 मिनट या 20 मिनट नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार 5 शाफ्ट इससे मशीन किए. बात समझ में आ रही है? तो मैं टूल लाइफ को, अगर मान लो मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरे को कुछ शाफ्ट्स दिए हुए हैं जिनकी डायमीटर सेम है. करेक्ट है. इनको मेरे को मशीन करना है. तो मेरा अगर सुपरवाइजर आके मेरे से पूछता है कि भैया तुम ये तुम्हारा टूल कितना चला, तो मैं उसको 15 मिनट 20 मिनट नहीं बताऊंगा. मैं उसको क्या बोलूँगा? 5 शाफ्ट मैंने इससे मशीन किए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहाँ पे मैं मिनट में कैलकुलेट करने नहीं जा रहा. तो मैं अगर चाहूँ तो मैं टूल लाइफ को नंबर ऑफ जॉब्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? जॉब जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए.
जॉब्स आइडेंटिकल होने चाहिए। वैसा तो नहीं होगा कि एक जॉब का डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, दूसरे का 50 सेंटीमीटर था, तो दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग यूनिट में हो गया। तो जॉब में भी हम टूल लाइफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जॉब जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। एम आई करेक्ट? अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जॉब्स आइडेंटिकल नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द मिनट। तो नंबर ऑफ जॉब्स एंड जॉब मस्ट बी आइडेंटिकल, और भी बहुत सारी यूनिट है। लेंथ में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक शाफ्ट को टर्न करना है तो सेम डायमीटर के अलग अलग लेंथ के शाफ्ट हैं, है ना? तो एक शाफ्ट 50 सेंटीमीटर का था, दूसरा शाफ्ट 100 सेंटीमीटर का था। दो जॉब मैंने मशीन किए, लेकिन यहाँ पे मैं दो जॉब नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों जॉब आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन दोनों की डायमीटर आइडेंटिकल थी, तो मैं बोल दूंगा 150 सेंटीमीटर का भैया मशीनिंग हुआ है इससे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप क्वेश्चन को पढ़ के, सावधानी पूर्वक पढ़ के आप यूनिट जो है वो खुद से डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यूनिट जो है वो मिनट ही रहेगा, लेकिन आप लोग क्या गलती कर देते हो कि क्वेश्चन में यार नंबर ऑफ जॉब से क्वेश्चन 1 मिनट में बन रहा था, लेकिन आप लोग नंबर ऑफ जॉब से ना बना के उस नंबर ऑफ जॉब्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करते हो, तो अननेसेसरी आपका क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है यार। अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मेरा अगर सुपरवाइजर पूछता है कितना अभी है मशीन, इसका कितना लाइफ हुआ इसका, तो मैं तो उसको कितने जॉब बनाए वही बताऊंगा ना उसको। इज दैट क्लियर? तो कॉमन सेंस अप्लाई करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टूल लाइफ को मिनट में ही एक्सप्रेस करें। इज दैट क्लियर? चलिए, अब सवाल उठता है कि decision of tool failure. How do I decide कि टूल कैसे फेल हो गया? टूल फेल हो गया कैसे मालूम चलेगा मेरे को? How do I decide that the tool is failed? चलो, decision of tool failure first. In laboratory, tool is said to be fail. Tool is said to be fail if flank wear reaches 0.3 mm. टूल में अगर फ्लैंक वियर 0.3 mm पहुंच जाता है तो हम क्या देते हैं कि भैया ये टूल फेल हो गया। ठीक है? ठीक है? ठीक है कि नहीं है? हाँ, फ्लैंक वियर किताब में पढ़ना, नेट पे सर्च करना, नेट पे सर्च कर लेना किताब। चलो, फ्लैंक वियर 0.3 mm पहुंच गया तो अपन बोल देते हैं कि टूल हो गया है फेल। ठीक है? अच्छा, मतलब तुम लोग किसी इंजीनियर बन के जाओगे किसी कंपनी में, टाटा में या वीएसपी में, वहाँ पे वर्कशॉप में काम हो रहा होगा, तो बोलोगे अपने वर्कर को, अबे हर 10 मिनट बाद जाना देखना फ्लैंक वियर 0.3 पहुँचा कि नहीं। पहुँच जाएगा तो टूल चेंज कर लेना। ऐसा काम होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे काम करवाओगे तो तुम्हारा जो बॉस होगा ना 2 मिनट घुसने नहीं देगा तुमको अंदर, वहीं से बाहर कर देगा। क्या करोगे वहाँ पे? आप कुछ नहीं करोगे भैया, जो आपका जो लेबर है ना, जो वर्कर है ना, वो खुद कर लेगा। ही विल कम टू नो कि टूल इज फेल्ड। सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा। सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन जैसा वो काम करता आ रहा है वैसा काम नहीं हो रहा, वो खुद समझ जाएगा टूल फेल हो गया, वो खुद जाके रीग्राइंड कर लेगा या उसमें बिट चेंज कर देगा। करेक्ट है? तो
इंडस्ट्री में जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरा काम मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हो रहा है तो मेरा टूल ठीक है। सिंपल सा बात है भैया, चाकू से अगर सेब कट रहा है तो चाकू ठीक है, नहीं कट रहा है तो बदलना पड़ेगा। अब मैं ये थोड़ी ना देखने जाऊंगा कि उसमें कितना वियर हुआ है कितना नहीं हुआ है, राइट। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस अपन अप्लाई करेंगे। अगर अपन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो टूल वियर से मैं फ्लैंक वियर कितना गया उससे मतलब नहीं है। इन इंडस्ट्री tool failure, tool is said to be fail, tool is said to be fail if it does not perform satisfactory तो यार ये वाली डेफिनेशन तो ज़्यादा अच्छी है यार। सेटिस्फेक्शन से काम नहीं हो रहा मतलब टूल फेल हो गया। तो ये लेबोरेटरी में भैया 0.3 mm होगा तो फेल होगा, ऐसा करने का क्या जरूरत है? वहां भी बोलते सेटिस्फेक्शन नहीं है, फेल हो गया। बेटा लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो यानी कि आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मैंने नया मटेरियल डेवलप किया, राइट, उसका मैंने टूल बनाया या मैंने टूल ज्योमेट्री में कोई चेंज किया, एक टूल मैंने बनाया। अब अगर मैं कहूं कि भैया मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तो ये 100 घंटे चला, तो भैया जब सामने वाला जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसको क्या मालूम मेरा सेटिस्फेक्शन क्या था? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अगर मैं लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं और मैंने एक टूल का मान लो सपोज रेक एंगल चेंज किया, और रेक एंगल चेंज करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि भैया ये रेक एंगल चेंज करने से इसकी टूल लाइफ पर क्या असर पड़ा, या मटेरियल चेंज करने से टूल लाइफ पे क्या असर पड़ा, करेक्ट है। तो वहां पे मैं नहीं बोल सकता कि यार मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इसकी टूल लाइफ जो थी वो 15 घंटे थी, क्योंकि सामने वाले को क्या मालूम मेरा सेटिस्फेक्शन क्या है। सेटिस्फेक्शन जो है वो तो रिलेटिव टर्म है। तो यहाँ पे हमको लेबोरेटरी में जो डेटा आ रहा है उसको हम सबके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें रिलेटिव नहीं, हमें कोई एब्सोल्यूट टर्म चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हमको डेटा कम्युनिकेट करना है तो हमने एक एब्सोल्यूट टर्म लिया। अब कोई भी बंदा होगा उसको मेरे टूल फेलियर का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लिखा टूल फेलियर तो उसको समझ में आ जाएगा कि 0.3 mm वियर हो चुका है, करेक्ट है। मेरे सेटिस्फेक्शन से उसको समझ में नहीं आएगा कि टूल किस कंडीशन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लेबोरेटरी में हम रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट को दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एब्सोल्यूट टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्री में मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री में जब तक मेरा काम मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से चल रहा है तब तक मेरा टूल जो है वो फिट एंड फाइन है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, टेलर्स बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, that is v t to the power n equal to constant यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो आपको ध्यान से रखनी है। वेलोसिटी हम पुट करते हैं मीटर पर मिनट में। इनफैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी यूनिट में पुट करें, आप अपने हिसाब से भी यूनिट रख सकते हैं, लेकिन सी की यूनिट अगर आपको दिया हुआ है, चलिए वी अभी लिख लीजिए, वी मीटर पर मिनट में है, टी जो होता है वो मिनट में होता है। देखो बच्चों, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आपको एन और सी दिया हो और आपको पर्टिकुलर एन और सी आपको दे दिया और आपको सपोज वेलोसिटी दे दिया और आपको टूल लाइफ निकालने के लिए बोला, राइट। उस कंडीशन में आपको ये यूनिट यूज करनी पड़ेगी। एन, सी और वी आपको दिया है, वैसे ऐसा क्वेश्चन गेट में आता नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं आता। तो क्वेश्चन कैसा आता है,
क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया जाता है v1 वेलोसिटी पे इसकी टूल लाइफ t1 थी, v2 वेलोसिटी पे इसकी टूल लाइफ t2 थी, तो v3 वेलोसिटी पे इसकी टूल लाइफ क्या होगी, राइट? तो क्या करेंगे अपन, हमारे पास v2 v1 by v2 इज इक्वल्स टू t2 by t1 टू द पावर n, करेक्ट है? तो आपको v1 t1 दिया है, v2 t2 दिया है, क्या करोगे आप यहाँ से n निकाल लोगे, n निकाल लोगे तो फिर v1 by v3 इज इक्वल्स टू t3 by t1 करके अपन v3 के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कहते हैं, टूल लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये जो मैंने यूनिट आपको लिखी है मीटर पर मिनट और टूल लाइफ मिनट, ये अपन तब यूज़ करेंगे जब अपने को n और c दिया हो और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे टूल लाइफ निकालना हो, तो अपने को ये यूनिट पुट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, करेक्ट है? क्वेश्चन कैसे आते हैं, v1 के करस्पॉन्डिंग t1 दे दिया, v2 के करस्पॉन्डिंग t2 दे दिया, अब आपको v3 के करस्पॉन्डिंग t3 निकालना है। तो यहाँ पे आप कोई भी यूनिट v1 के लिए रख सकते हो, लेकिन जो यूनिट आप v1 के लिए रखोगे वही यूनिट आपको v2 के लिए रखनी है। एम आई करेक्ट? t1 को भी आप किसी भी यूनिट पे रख सकते हो, आप मीटर में रखो, आप मिनट में रखो, लेकिन जिस यूनिट में आपने t1 को रखा है उसी यूनिट में आपको t2 को भी रखना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है और क्वेश्चन सीधा सीधा 2 नंबर का आ जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए फिर राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। In an orthogonal machining operation, friction force F Newton, normal reaction on tool chip interface is 500 1000 ही कर लो, 1000 न्यूटन, reaction on tool chip interface is 1000 Newton, normal reaction on shear plane is say 1000 Newton. Normal reaction on the shear plane is 1000 Newton. Rake angle is 7 degree. Rake angle is 7 degree. Determine FC and FT.
ऑपरेशन एफ दे दिया है, ठीक है चलो एफ सी एन एफ टी। क्वेश्चन नंबर 2, चलो नोट कर लो यार कुछ। इन अ ड्रिलिंग शॉप it is required to produce hole of 50 mm diameter, hole of 50 mm diameter and 30 mm thick, 30 mm thick it is observed that number of holes produced at spindle speed of 300 rpm or 100 at 200 rpm or 200 rpm or 200, determine the number of holes produced at the spindle speed of 100 rpm Let's solve the questions. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या डेटा दिया हुआ है? F इज इक्वल्स टू सभी 1000 न्यूटन ही दिया है ना, हाँ ठीक है। F दिया है और N कितना दिया है? 1000। F N 1000 न्यूटन, ठीक। अल्फा 7 डिग्री, राइट। क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? FC और FT, राइट। सो FC इज इक्वल्स टू R cos 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा, करेक्ट है? ठीक बात है बच्चों। चलिए तो अभी यहाँ पे मेरे को R नहीं मालूम, लेकिन R मैं निकाल सकता हूं। R इज इक्वल्स टू रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ R, दैट इज रूट 2 इंटू 1000 न्यूटन, करेक्ट।
अब मेरे को चाहिए फाई और लैम्डा। तो फाई और लैम्डा कैसे निकलेगा? अच्छा एफ सी, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं एफ एस का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ मेरे को चाहिए लैम्डा माइनस अल्फा, करेक्ट है। तो अभी मेरे को लैम्डा निकालना है। दिस इज आर, दिस इज एफ एंड दिस इज 90 माइनस लैम्डा, करेक्ट है। सो आई गॉट आर इज इक्वल्स टू एफ sin lambda. Is that clear? So क्या तुम लोग भी कुछ बोलते रहते हो यार। आर इक्वल एफ इक्वल टू आर साइन लैम्डा होगा ना, एफ इक्वल टू आर साइन लैम्डा। इज दैट क्लियर? एंड एफ इज इक्वल्स टू √2 into 1000 and sorry, r is equals to √2 into 1000 and f is equals to 1000. So sin lambda is equals to 1 by √2. तो लैम्डा मेरे को मिल गया 45 डिग्री, करेक्ट है। चलिए, तो एफ सी क्या आ गया? लैम्डा आ गया 45 डिग्री, आर निकल चुका है। आंसर बताओ ना। 1,114.1 न्यूटन। एफ सी निकल गया, तो आर साइन लैम्डा माइनस अल्फा मेरे को एफ टी दे देगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एफ टी कितना आया? 870, राइट। चलिए, अगर यहाँ पे मेरे को फाई कैलकुलेट करना होता कैसे निकालते हैं? हाँ, एफ एन, हाँ नॉर्मली यहाँ पे हम लोग क्या गलती करते हैं कि लैम्डा मेरे को मिल गया, अल्फा मेरे को मिल गया, और फाई निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा, जो कि यूज नहीं होगा। कैसे निकालूंगा यहाँ पे? अगर मेरे को फाई कैलकुलेट करना होता, फाई मेरे को कैलकुलेट करना होता तो मेरे को आर मालूम है, करेक्ट है, और एफ एन मालूम है, राइट। तो मेरे को मालूम है कि एफ एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर साइन फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा, लैम्डा अल्फा और आर मेरे को मालूम है, एफ एन मेरे को मालूम है। तो फाई यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा, ना कि 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा से। इज इट क्लियर? और मैक्सिमम टाइम आप लोग यहीं पे गलती कर जाते हो। क्लियर हुआ ये? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं टूल लाइफ को ले लूंगा नंबर ऑफ जॉब्स में, करेक्ट है। कितना था? 300 आरपीएम पे 100 जॉब्स, ठीक है। तो T1 मैंने ले लिया 100, और यहाँ पे वेलोसिटी को इंस्टेड ऑफ मीटर पर मिनट आई विल कंसीडर इन द आरपीएम, करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन रख लिए कितना था? 100 आरपीएम, सॉरी 300 आरपीएम। देन T2 was 200 at velocity equal to 200 आरपीएम। तो यहां से अपने को n मिल जाएगा, राइट। क्या आ रही है n की वैल्यू? 0.584। तो अभी मेरे को टूल लाइफ कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग टू v इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना आया? 650। T3 इक्वल टू 654। Is that clear? Any doubt, any difficulty to anybody? Clear है बच्चों ये? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्या आंसर आया? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? हो जाता है
Two cutting tools are being compared for a machining operation. The tool life equation मेरे को दिया हुआ है कार्बाइड टूल के लिए और टूल लाइफ दिया है इसके लिए, where V is the cutting speed in meter per minute and T is the tool life in minute. The carbide tool will provide higher tool life if the cutting speed in meter per minute exceeds. तो पहले आप वो स्पीड निकाल लो जिसपे कि दोनों मेरे को इक्वल टूल लाइफ देगा, करेक्ट है? वी कैन फाइंड आउट दैट स्पीड एट विच द टूल लाइफ फ्रॉम बोथ द टूल्स आर सेम, राइट? तो यहां से मेरे को मिला टूल लाइफ इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई V टू द पावर 1/1.6. ये मेरे को टूल लाइफ मिला कार्बाइड टूल से, और सेम टूल लाइफ मेरे को चाहिए SHS टूल से, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई V टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 0.6. Am I correct? बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए जी, तो अब यहां से जो वेलोसिटी मिलेगी उस पर क्या होगा? यहां से जो मेरे को वेलोसिटी मिली, यहां से जो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा उस पर क्या होगा? अरे क्या है ये वेलोसिटी, क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहां से जो वेलोसिटी आ रही है? अरे भाई यहां से जो वेलोसिटी निकाला हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या कटिंग स्पीड तो है, पर ये वेलोसिटी अब कैसे निकाले हो? ये वेलोसिटी पे दोनों टूल का टूल लाइफ इक्वल होगा, करेक्ट है? ये वेलोसिटी पे दोनों टूल का टूल लाइफ इक्वल होगा, एम आई करेक्ट? चलिए अब मेरे पास में टूल लाइफ का इक्वेशन है, V T टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको अपन C1 कर लेते हैं और इसको N1 कर लेते हैं, करेक्ट? चलिए तो यहां से मेरे को मिल जाएगा ln V प्लस n ln n1 ln T इक्वल्स टू ln C1. Is it correct? So I got ln T is equals to ln C1 by V ln T is equals to ln C1 1/n1. अब n1 चलो अगर अपन ये रिलेशन को देखते हैं तो वो वेलोसिटी ध्यान दो, वो वेलोसिटी जिसपे दोनों टूल का लाइफ इक्वल है, वो वेलोसिटी जिसपे दोनों टूल का लाइफ इक्वल है, अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि कौन सा टूल मैं हायर वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा और कौन सा टूल मैं लोअर वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा। यहां से अपन ने V निकाल लिया, V की वैल्यू कितनी आई? 30 कितना आ रही थी? 39.4 निकाले हो ना? तो अब ये बताओ कि कौन सा टूल मैं 39.4 से ऊपर यूज करूंगा और कौन सा टूल मैं 39.4 से कम वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा। जल्दी बोलो यार, क्यों कार्बाइड को मैं उसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्यों मैं कार्बाइड को उसके ऊपर पे यूज करूंगा?
अरे सिंपल सा फॉर्मूला है यार, देखो v वेलोसिटी पे ठीक है, v वेलोसिटी पे आपका दोनों का टूल लाइफ इक्वल आ रहा है, v वेलोसिटी पे दोनों का टूल लाइफ इक्वल आ रहा है, करेक्ट है। अब जिसके लिए n कम होगा, उसके लिए मेरे को ज्यादा लाइफ मिलेगी, करेक्ट है। अब जिसके लिए n कम होगा तो n की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो यहां पे मेरे को मिल रही है कार्बाइड के लिए, नहीं कैसे कर, एक मिनट, v इज इक्वल्स टू ln t इज इक्वल्स टू ln c1 ln v प्लस n1 and ln t1, so ln c n1 minus ln v by n1. If I draw a curve, this is a constant, नहीं, c1 by n1 ln c1 by n1 minus, that is a constant, let's calculate the value of ln c1 by n1 for both the tools. कार्बाइड के लिए ln c1 by n1 कितना आ रहा है और HSS के लिए कितना आ रहा है? HSS के लिए 8 पॉइंट, ln c1 by n1 निकाल रहा हूँ ना, 8.83 HSS के लिए, और कार्बाइड के लिए 5 है ना। तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिल रही है ln t इज इक्वल्स टू माइनस ln 1 by n ln v minus ln v plus c1. So let me draw ln t, ये आया ln v, ln v इक्वल टू 0। हाँ क्या बोल रहा हूँ, पिछला स्लाइड, हाँ क्या हुआ, सेकेंड लाइन, क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ, n1 जो है वो दोनों में आएगा, किसमें दोनों में आएगा, हाँ ln v में क्यों आएगा भैया, क्या कर रहे हो बच्चे, ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा, v में क्यों आएगा ln, ये क्या हुआ ln v प्लस ln t टू द पावर n, राइट, नहीं आएगा उसमें। अब आपका c1 आ रहा है HSS के लिए 5, और c1 आ रहा है HSS के लिए 5, और कार्बाइड के लिए आ रहा है 8.33।
ठीक है, ये आपका देखो, अगर अपन C1 कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ यू आर कैलकुलेटिंग C1, अगर अपन C1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो C1 की वैल्यू जो है वो HSS के लिए ज़्यादा आ रही है, करेक्ट है। यानी कि ln b, जब वेलोसिटी जीरो होगा, तो मेरे को ln t जो है वो 8.33 मिलेगा, राइट। और जबकि HSS में वो मेरे को 5 के बराबर मिलेगा। दिस इज 5 एंड दिस इज 8.33, करेक्ट है। चलिए, अब हो क्या रहा है कि हमारा जो स्लोप आ रहा है HSS के लिए, स्लोप आ रहा है 1, HSS के लिए मेरे को स्लोप मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 0.6, करेक्ट है। और कार्बाइड के लिए मेरे को स्लोप मिल रहा है 1/1.6, नहीं गलत, कार्बाइड का आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 1.6, कार्बाइड का 1 डिवाइडेड बाई 1.6, करेक्ट है। तो जो हमारा HSS टूल है, HSS जो टूल है उसका स्लोप हमको ज्यादा मिल रहा है, उसका HSS का, सॉरी, हाँ, HSS का जो टूल है उसके लिए मेरे को स्लोप ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ कार्बाइड टूल, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HSS टूल जो है वो जल्दी स्टिप डाउन होगा, राइट। तो मुद्दा ये है कि अगर मान लो दो कोई ऐसे टूल है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर मान लो कि कोई दो ऐसे टूल हैं जिनकी किसी वेलोसिटी पे टूल लाइफ सेम आ रही है, राइट, तो कौन से टूल को मैं हायर वेलोसिटी पे यूज करूंगा और कौन से टूल को मैं लोअर वेलोसिटी पे यूज करूंगा। इफ देयर आर एनी टू टूल्स which have common tool life at a particular velocity, राइट, तो कौन से वाले टूल को मैं हायर वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा और कौन से वाले टूल को मैं लोअर वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा। जिसका n ज्यादा होगा वो फ्लैट कर्व आएगा, तो जिसका n ज्यादा होगा दैट टूल विल बी यूज्ड फॉर द हायर वेलोसिटी, और वो टूल जिसके लिए n कम है उसको मैं लोअर वेलोसिटी पे यूज करूंगा। क्लियर हुआ ये बात। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें साथ ही साथ लिखा हुआ था कि हायर वेलोसिटी पे कौन सा टूल यूज करेंगे, लेकिन अगर मेरे को ये पता ना होता, कि मेरे को इतना मालूम चला था कि 39.39 मीटर पर मिनट पे दोनों का टूल लाइफ इक्वल था। अब सवाल ये उठता है कि इससे कम स्पीड होगी तो कौन सा टूल यूज करूंगा और ज्यादा होगी तो कौन सा टूल यूज करूंगा। इज इट क्लियर। तो ऑप्शन, अब आंसर ये मिल रहा है मेरे को, if two tools has same tool life at velocity v, tool with lower value of n would be used at velocity, कौन सी वेलोसिटी पे, नहीं, जिसका n कम होगा वो लोअर वेलोसिटी पे यूज होगा, जिसकी n की वैल्यू कम आएगी that tool will be used in the lower velocity.
value of n would be used at lower velocity, and tool with higher value of n would be used at higher velocity. Is that clear? Any doubt, any difficulty to anybody? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बच्चों क्लियर है ये? देखो यहाँ पे जो अपने को दो टूल दिए हुए हैं, उसमें HSS का जो टूल है, सॉरी कार्बाइड का जो टूल है, जो कार्बाइड का टूल है उसके लिए ln C1/N1 की वैल्यू कम आ रही है, यानी कि ये वाला इंटरसेप्ट कम आ रहा है. ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है ln C1/N1. तो कार्बाइड टूल के लिए ln C1/N1 की वैल्यू कम आ रही है. इज दैट क्लियर? तो अगर अपनी वेलोसिटी कम होगी, तो कार्बाइड टूल की टूल लाइफ कम आ रही है. अगर देखो ये वेलोसिटी से कम अपन कर लेते हैं, ये वेलोसिटी से अपन कम कर लेते हैं, तो कार्बाइड टूल की टूल लाइफ कम आ रही है कि नहीं? अगर वेलोसिटी, ये देखो ये वेलोसिटी पे दोनों का टूल लाइफ इक्वल है. अगर v वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे जा रहे हो तो हाई HSS का टूल लाइफ ज्यादा आ रहा है और कार्बाइड का कम आ रहा है. और अगर आप ये वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे जा रहे हो तो अपना कार्बाइड टूल ज्यादा लाइफ दे रहा है एज कंपेयर टू हाई स्पीड स्टील. इज दैट क्लियर? तो अगर कोई दो टूल ऐसे हैं जिनका किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे टूल लाइफ इक्वल है, तो वो टूल जिसका n ज्यादा होगा वो हायर वेलोसिटी पे यूज होगा और जिसका n कम होगा वो लोअर वेलोसिटी पे यूज होगा. इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी क्या बचा भाई?